नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आने वाली परीक्षाओं की। उत्तराखंड एलटी मैथ्स के दोस्तों फॉर्म जल्दी ही रिलीज होंगे नवंबर में, और इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो मार्च 2024 में दोस्तों शेड्यूल किया गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। अब ऐसे में दोस्तों आपके पास काफी कम समय रह गया है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पहली बार इस परीक्षा को देंगे और उनको दोस्तों कंफ्यूजन है इसके सिलेबस को लेकर, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है उसको पूरी तरह से दोस्तों डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके मैसेज भी आते रहते हैं कि सर हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यूके ट्रिपल एससी ने केवल और केवल बुक्स के नाम दे दिए हैं, उसके अलावा उसको पूरी तरह से डिटेल में नहीं खोला है, जिससे बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि कहां तक पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी पर आधारित होने वाली है। आज हम आपको दोस्तों एलटी मैथ्स में जो मैथ्स एंड फिजिक्स इन दोनों का जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। इससे दोस्तों आपको काफी हद तक मदद मिलेगी कि आपको कहां तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उतना अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहां पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 5 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों वीडियो डिटेल वीडियो होने वाली है, सभी एलटी मैथ्स के एस्पिरेंट्स को ये फायदा पहुंचाएगी, तो इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके सिलेबस पर डिस्कशन की वीडियो दोस्तों हमारे प्राइमरी चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आएगी, तो वहां पर आप उसको जरूर देखिएगा, वहां पर भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। यहां पर हम केवल और केवल उत्तराखंड एलटी गणित में फिजिक्स और मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया गया है: मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो कुल मिला के दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल मिला के दोस्तों 14 यहां पर यूनिट्स दी गई हैं। बस केवल इतना ही दिया गया है, इसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस दोस्तों ये अपने आप में बुक्स हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पर चलती है। इसके अगर कुल मार्क्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स आपके 49 यानी कि 49 मार्क्स की दोस्तों मैथमेटिक्स आती है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वेरी करता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखे हैं जहां पर मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स का कभी कभार ज्यादा पोर्शन भी आता है, 51, 52, 53 मार्क्स की भी मैथमेटिक्स आती है। तो काफी हद तक दोस्तों ये वेरिएबल रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है वही हम यहाँ पर लेके चलेंगे। 49 मार्क्स की हम मैथमेटिक्स मान के चलेंगे। ठीक है, इसमें इंटर लेवल की मैथमेटिक्स भी होगी, ग्रेजुएट लेवल की मैथमेटिक्स भी होगी। अब इंटर लेवल की मैथमेटिक्स यानी कि आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो आप उसको ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ते हैं, तो वहां तक आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी भी एक दोस्तों लिमिटेशंस रहेगी, एक सीमा रहेगी। अब ऐसा नहीं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो दोस्तों आपका बहुत आगे तक का टॉपिक है, लेकिन आप उसको कहां तक पढ़ना है वो दोस्तों बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक एलटी मैथ्स का एग्जाम है और आपको इसकी लिमिटेशंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो वाइड अगर सिलेबस हो जाए तो उसको कवर करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज होती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, और इतना आपके लिए इनफ रहेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या आने वाला है हर एक यूनिट के अंतर्गत। सबसे पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। यहां पर दोस्तों आपके पास क्या क्या आएगा: टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि इसी का पार्ट है दोस्तों, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड क्रेमर रूल। दोस्तों इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, इतना दोस्तों आपके लिए इनफ रहेगा। इससे ऊपर अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद करेंगे, इतना आपके लिए बहुत रहेगा दोस्तों। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर
इससे आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं कवर तो इसमें आपका 11th 12th और ग्रेजुएट दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस दोस्तों बहुत आता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें ग्रेगरी सीरीज भी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये सब दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें C+IS जो मेथड होती है वो दोस्तों चलती है। समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आपने देखा होगा C+IS मेथड। ठीक है, इसको कॉस प्लस आई साइन जो मेथड होती है वो दोस्तों इसमें चलती है। तो ये सभी दोस्तों आपका पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, वेक्टर स्केलर्स में आपके दोस्तों यहाँ पर वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, स्केलर्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर दोस्तों इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये सभी आते हैं दोस्तों। इसके अलावा लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन टू ग्रीन थ्योरम। इसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। तो दोस्तों वेक्टर एनालिसिस में आपके लिए यहीं तक ही दोस्तों रहेगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेक्टर एनालिसिस में दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है वेक्टर्स वाला ये आपका फिजिक्स में भी कवर होगा। तो आप वेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपकी फिजिक्स में का जो वेक्टर वाला पार्ट है दोस्तों वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के फायदे हैं, यहाँ से आप फिजिक्स में भी कवर करेंगे और यहाँ भी कवर करेंगे। तो ये आपका इस तरह का टॉपिक है जो आपको दोनों जगह पे मदद करेगा। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले दोस्तों लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस, ये आपको दोस्तों पढ़ना ही पढ़ना है। एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसके बाद लेबनिट्ज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्वेचर, देखिए कर्वेचर भी दोस्तों एक टॉपिक है जिससे बहुत संबंधित प्रश्न आते हैं आपके। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, टेलर एंड मैक्लेरिन सीरीज। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में दोस्तों आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आता है, इसके अलावा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आता है, वो दोस्तों इनफ रहेगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में टेलर सीरीज एंड मैक्लेरिन सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और इसकी जो एप्लीकेशंस है दोस्तों उससे संबंधित आपके प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो यही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों पार्ट रहने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों एक और है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है दोस्तों, ये भी आपकी लिमिट्स का दोस्तों पार्ट है। तो लिमिट्स में ही दोस्तों आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, उसको सॉल्व करने के अलग थोड़ा कुछ मेथड्स आती हैं, जैसे कि इसमें एल हॉपिटल रूल होता है। तो वो दोस्तों आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, तो उससे संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में देखेंगे सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो कि आना ही आना है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, अच्छा खासा टॉपिक है, ये दो तो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद देखिए ग्रेजुएट लेवल में बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रेशन, रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ कर्व। अब ये जो रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ कर्व है दोस्तों, ये आपका जो हमने इससे पहले टॉपिक कर्वेचर बोला उससे ही दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो आपका कर्वेचर क्लियर है, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन करेंगे। डबल इंटीग्रेशन में दोस्तों आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन तक भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल डबल इंटीग्रेशन पढ़ना ही इनफ रहेगा, लेकिन आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी सिस्टम ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, बिल्कुल 2D और 3D। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखिए अब जैसे सबसे पहले बात करेंगे 2D में, तो स्ट्रेट लाइन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डेफिनेटली आता है। फिर इसमें कोनिक सेक्शन देखेंगे, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये दोस्तों तो 4 आपके टॉपिक है मेन। फिर डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये दोस्तों आपका 3D में चला जाएगा टॉपिक। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों रहेगा, 2D भी रहेगा 3D भी रहेगा। ठीक है ना, इसमें फिर दोस्तों प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, ये आपका 3D का टॉपिक है। सिलेंडर, इसके अलावा कोन एंड स्फीयर, दोस्तों यहां तक आपके लिए पढ़ना जरूर रहेगा। इसके आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इससे आगे जाके भी पैराबोलाइड और ये सब आते हैं टॉपिक, लेकिन दोस्तों आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस आपको इतने तक ही पढ़ना इनफ रहेगा। ठीक है,
अब बात करेंगे दोस्तों अलजेब्रा की। अब देखिए जो अलजेब्रा है दोस्तों, ये खाली अलजेब्रा दे दिया। देखिए अलजेब्रा के अंतर्गत भी आपकी मॉडर्न अलजेब्रा भी आती है और जनरल जो अलजेब्रा होती है वो भी आती है। तो दोस्तों इसमें अलजेब्रा में तो आपका काफी वास्ट दोस्तों सिलेबस रहने वाला है। आपको बेसिक पूरा क्लियर करना है। सबसे पहले सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन दोस्तों ये अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, ये बिल्कुल पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल इसको अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इनक्वालिटीज। दोस्तों ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक है जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत ही दोस्तों आता है। इसके बाद डेस्कार्टेस मेथड, डेस्कार्टेस मेथड दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये दोस्तों आपका विद द हेल्प ऑफ कार्डेंस और फेरारी मेथड इसकी मदद से भी होता है। तो ये आपको दोस्तों थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब आएगी मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें आपके ग्रुप्स आते हैं, एबिलियन ग्रुप आता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप आता है। फिर सब ग्रुप पढ़ोगे, क्वोशिएंट ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, इनसे रिलेटेड दोस्तों जो थ्योरम है उनको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपका रिंग, फील्ड, आइडल एंड इंटीग्रल डोमेन, ये दोस्तों आपके अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी, सेपरेबल वेरिएबल वाला जो इसमें पहला केस होता है, फिर होमोजीनियस होता है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना दोस्तों जो पार्ट है वो हमारा 12th तक का पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद अब ग्रेजुएट आएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। इसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये सो दोस्तों इसमें दिखता है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों यहां तक आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी दोस्तों आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कई टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने दोस्तों आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में दोस्तों सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसके सिलेबस को लेकर। तो इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, आप आज आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि स्टैटिक्स में दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में दोस्तों आपको कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इससे दोस्तों आपके जरूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद लामीज थ्योरम, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ को करंट फोर्सेस, जिसमें आपका 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है वो आता है। इसमें क्वेश्चंस नहीं, बस इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके आते हैं। इसके अलावा पैरेलल फोर्सेस, मोमेंट एंड कपल, क्योंकि मोमेंट एंड कपल दोस्तों पैरेलल फोर्सेस पर आधारित है। फ्रिक्शन, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पढ़ना पड़ेगा, कॉमन कैटेगरी पढ़ेंगे, और इसके अलावा वर्चुअल वर्क, ये दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक्स में, ठीक है। इसमें से आप वर्चुअल वर्क को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके कभी कभार ही आते हैं, लेकिन बस बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी। कंपोजिशन रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी दोस्तों आपका बिल्कुल वैसा ही टॉपिक होता है जैसे कि आपका कंपोजिशन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो आपने अगर ये पढ़ा है तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में दोस्तों बेसिक सा डिफरेंस है। स्टैटिक्स में दोस्तों आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अध्ययन करते हैं, जबकि डायनेमिक्स में दोस्तों वो जो बॉडी होती है मोशन में होती है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, यहाँ पर बॉडी इन द मोशन होती है। तो आपने थोड़ा समझना है, ठीक है। बस चीजें वही हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इंपैक्ट, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, और इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों ये आपके डायनेमिक्स के पोर्शन है जिनको आपने पढ़ना है। इससे ऊपर आपको दोस्तों जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे हैं दोस्तों, जैसे डायनेमिक्स में आप ग्रेजुएट लेवल पे कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, मोशन इन अ रेसिस्टिंग मीडियम है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वहां पर डायनेमिक्स में आपको दिखेंगे, लेकिन ये दोस्तों आपके लिए इनफ रहेंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ये दोस्तों आपको फिजिक्स में भी दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो दोस्तों वहां पर आपको एक काफी हद तक मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपको वहां पर भी काफी हेल्प मिलने वाली है। तो ये आपके डायनेमिक्स में दोस्तों आपके रिलेटिव टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा स्टैटिक्स में दोस्तों ये टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इतना ही दोस्तों आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, मेरे हिसाब से इससे ऊपर जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में दोस्तों जनरली वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस कोशेंट स्पेस आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स है। ओके, इसके बाद आपका लीनियर स्पान, बेसिस एंड डायमेंशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना तक ही दोस्तों आपको आवश्यक है पढ़ने के लिए। हालांकि इस पे कई मैट्रिसेस वाले भी आते हैं, लेकिन वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इतना दोस्तों आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, फिर आप बारी आती है दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दोस्तों आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है, मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी प्रॉपर्टी, इसके अलावा एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोस्तों आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर थ्योरम, सिंगुलैरिटीज एंड पोल, ये दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत रहेगा। इसमें दोस्तों आपका 12th के टॉपिक्स जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं वो दोस्तों आपने पूरी तरह से कवर करने हैं, जैसे कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों जो भी आपके थ्योरम्स होते हैं, चाहे डिमोवेर थ्योरम है, वो भी दोस्तों आपने कवर करना होगा। 12th लेवल की 11th 12th की आपको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स अच्छे से पढ़ना है, वो सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये एनालिटिक फंक्शन है, कॉची थ्योरम है, ये सब दोस्तों आपके क्या है, ग्रेजुएट लेवल के ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे अगला रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में भी दोस्तों आपने क्या क्या पढ़ना है, देखिए जैसे कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स है, ओपन एंड क्लोज सेट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, रेशियो टेस्ट, रैप टेस्ट, ये दोस्तों जितने भी टेस्ट होते हैं, कॉची रूट टेस्ट आता है, लॉगरिथमिक टेस्ट आता है, डी मॉर्गन टेस्ट आता है, दोस्तों ये सभी इसके रियल एनालिसिस के दोस्तों अंतर्गत आते हैं। इतना दोस्तों आपको करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि हमने तो दोस्तों कभी कभार इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और ये सारी चीज़ें भी दोस्तों हमने करवाई है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। इतना भी दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में दोस्तों काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस भी दोस्तों एक बहुत वाइटल टॉपिक है। इसमें आपके ज़्यादातर जैसे फाइनाइट डिफरेंसेस हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, जो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन है, पिछले बार भी आया था एलटी में। इसके अलावा न्यूटन का इंटरपोलेशन फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स है ना, इंटरपोलेशन अनइक्वल के लिए, इसके लिए लैग्रेंज फॉर्मूला यूज होता है। फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ज़्यादातर दोस्तों आपका जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उससे ज़्यादा संबंधित प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से कम आएंगे, वैसे आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। न्यूटन कोट्स फॉर्मूला है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, जो कि दोस्तों आपका ये आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आता है। सिम्पसन 1/3 रूल है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दिस इज 1 नॉट 1 सेकेंड, दिस इज 1/3, एंड सिम्पसन 3/8 रूल, यहाँ तक दोस्तों आपका आता है। हालांकि कुछ लोग वेडल रूल्स तक भी पढ़ते हैं, लेकिन उसकी दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं, बस आप याद कर लीजिए कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसी में आपने वैल्यू रखनी होती है। ठीक है ना, उससे आपके सारे फॉर्मूलाज ये बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल यही आपने पढ़ने होंगे। ठीक, हालांकि न्यूमेरिकल एनालिसिस इसमें आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आती है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इस पर डिस्ट्रेस क्यों है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो स्टैटिस्टिक्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, इसके अलावा जो टेबल्स हैं, डायग्राम है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, खाली डेफिनेशंस होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों अगला आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आप 11th 12th में पढ़ते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, क्विंटाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों अभी क्या है, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या क्या पढ़ना होगा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और उनकी प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एंड दोस्तों थोड़ा बहुत मोमेंट्स के बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। हालांकि मोमेंट्स कम आता है, लेकिन फिर भी आप इनकी जानकारी रख सकते हैं। इसके अलावा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों आप जरूर याद करके जाएं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक, इसके अलावा अगला आता है दोस्तों कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस में पहले पढ़ेंगे कोरिलेशन। तो इसमें इंट्रोडक्शन हो गया, कोरिलेशन क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा आता है, लिमिट्स क्या क्या है इसकी, एजम्पशंस क्या है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसके अलावा जब रैंक्स आपकी टाइड हो जाती हैं या रिपीट होती है तो उस केस में क्या होता है,
तो उस केस में कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयरमैन का, ये आपसे जो पूछा जा सकता है। रिग्रेशन एनालिसिस में भी जैसे इंट्रोडक्शन है, लीनियर रिग्रेशन है, इसके अलावा लाइन ऑफ रिग्रेशंस क्या क्या होती हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसके अलावा एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये दोस्तों आपका टॉपिक इसमें रहता है। इसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ही दोस्तों अभी चल रही है, ये दोस्तों एक लंबा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसमें आएगी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी 11th-12th की प्रोबेबिलिटी है वो तो दोस्तों आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कवर करनी है, उससे ऊपर आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जैसे कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सभी दोस्तों आपके अंतर्गत आते हैं। बाकी एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, एक्सटेंशन एंड एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, बुल्स इनइक्वालिटी, बुल्स इनइक्वालिटी आपके लिए टॉपिक रहेगा। इसके अलावा ये सब हम 11th-12th में पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, बेस थ्योरम, ठीक। इसके अलावा फिर दोस्तों हम रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा जान ले, इसमें आपका डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो इसमें आपका यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम दोस्तों 11th-12th में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बर्नौली और बाइनोमियल ये तो दोस्तों हम 11th-12th में पढ़ते हैं। पॉइजन आ जाएगा, थोड़ा बहुत पॉइजन से आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि दोस्तों आपके और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे आपका नेगेटिव बाइनोमियल होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काई स्क्वायर होता है, स्टूडेंट टू टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आपको जरूरत नहीं है। बस इतना आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं देने वाले हो, आप एलटी मैथ्स का पेपर देने वाले हो, जिसमें आपको इतनी स्टैटिस्टिक्स आवश्यक है। तो ये तो था दोस्तों आपका सिलेबस, जो कि मैथमेटिक्स से दोस्तों रिलेटेड था। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ फिजिक्स की। सिलेबस ऑफ फिजिक्स में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछी जाएगी, देखिए मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर ही दोस्तों क्या आती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आती है, ठीक है, ये आपने समझना है। मैकेनिक्स की ब्रांच है दो, एक स्टैटिक्स है और एक डायनेमिक्स है, ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में मैकेनिक्स इसी से ही कवर हो जाती है, बहुत हद तक आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिनको आपने डिस्कस करना होगा। मैकेनिक्स, इसके बाद आती है ऑप्टिक्स, फिर आती है न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव ऑकेस्टिक्स एंड ऑसिलेशंस, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये दोस्तों आपके टोटल 21 मार्क्स का दोस्तों आपका आता है। तो टोटल आपकी जो फिजिक्स आएगी वो 21 मार्क्स की दोस्तों आने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस मिला के दोस्तों आपका 70 मार्क्स का हो जाता है। अब देखेंगे कि जो भैया मैकेनिक्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत रहेगी। देखिए सबसे पहला तो टॉपिक मैंने आपको पहले बोला कि मैकेनिक्स के अंतर्गत दोस्तों आपने स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का जो पोर्शन आपने पढ़ा, खासकर दोस्तों जो आपने डायनेमिक्स का जो पढ़ा वो आपका काफी हद तक काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। जितने भी जो लॉज हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहली बात वेक्टर्स, वेक्टर्स मैंने आपको पहले बोला, आपने वहां कवर कर लिया। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, दोस्तों ग्रेविटेशन होता है, बहुत ज्यादा आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी दोस्तों आप वहां पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ये भी आप डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपके लिए रहेगा। मैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स का टॉपिक है, प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन, ये दोस्तों आपका रहेगा मैकेनिक्स का पार्ट, ठीक है। ये बेसिक है, ये इसमें आपको ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिक्स में दोस्तों आप क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इतना ही दोस्तों आपने पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेसिक इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका आपने बेसिक पढ़ना है। रेडिएशन डिटेक्शन, मॉनिटरिंग डिवाइस, रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, रेडिएशन डिटेक्शन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या देखेंगे दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड इसके अलावा श्रोडिंगर जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आएंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है दोस्तों, आपने सिंपली इनकी सरफेस लेवल नॉलेज लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर कोई पीएचडी करनी है, बस बेसिक आपने चीजें पढ़नी है। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री लैटिक डायनेमिक्स आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड एलिमेंट्री बैंड थ्योरी, ये दोस्तों आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल में दोस्तों क्या क्या आता है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है,
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे नेटवर्क थ्योरम है, पावर सप्लाईज है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा दोस्तों से हमेशा दोस्तों एक प्रश्न आता है, पिछले बार भी एलटी में बूलियन अलजेब्रा से प्रश्न आए थे, और इसके अलावा जो गेट्स आते हैं, लॉजिक गेट्स, उससे भी दोस्तों आपके प्रश्न आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए, आसान भी है, ठीक है, इससे हमेशा प्रश्न आते हैं, ठीक। और बेसिक ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने बेसिक पढ़ना है, ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक पूरा बुक है, तो वो आप ऐसा नहीं कि भैया पूरी बुक्स पढ़ के जा रहे हो, बस बेसिक समझ लो कि भाई क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट रहते हैं। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न आया था पिछले बार भी और आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी एंड आइडिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी डायनेमिक्स में दोस्तों ये कवर कर चुके हैं होंगे, ठीक है। तो ये डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड आइडिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लूइड्स इससे संबंधित और इलास्टिसिटी ये आपका रहेगा, ठीक है। वेव, ऑकस्टिक्स एंड ऑसिलेशंस, इसमें दोस्तों क्या क्या देखने को मिलेगा, वेव्स क्या होती हैं, ऑकस्टिक एंड ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, एप्लीकेशंस इनकी क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ वेव मोशन, अल्ट्रासोनिक, ऑकस्टिक्स, एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो ये आपने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये था दोस्तों आपका टोटल सिलेबस जो कि उत्तराखंड एलटी गणित का रहने वाला है, और इसको दोस्तों आपने इतना ही पढ़ना होगा, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि कई सारे लोग एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा उतना ही पढ़ा जाता है जितना कि चाहिए होता है। अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड एलटी गणित के हिसाब से प्रिपरेशन करें। आप कोई पीएचडी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या कोई आप नेट क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उतना ही पढ़ें जितना कि एक एग्जाम निकालने के लिए अप्रोप्रिएट रहता है। तो ये दोस्तों आपका टोटल सिलेबस है, और इस सिलेबस को आप देख सकते हैं दोस्तों कि अच्छा खासा लेवल का सिलेबस है। लेवल हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल लो नहीं है, ये कोई ग्रुप सी का एग्जाम नहीं है, कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है जो कि आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपकी कवर हो जाए। आप अभी से दोस्तों आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अभी भी आप कर सकते हैं, आपके पास अभी भी दोस्तों 5-6 मंथ हैं। आप यहाँ पर से अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। इसके अलावा और भी फॉर्म आने वाले हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता के भी दोस्तों फॉर्म आएंगे, वहाँ पर भी दोस्तों आपको इन टॉपिक्स को कवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आप ऑलरेडी अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको वहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन किन टॉपिक्स को आपने यहाँ पर पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।